नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आज की एक और शानदार क्लास में। आज हम करने वाले हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट को करने वाले हैं। ये रिलेटिव स्पीड है क्या और किस तरीके से सवालों में ये पूछा जाता है, उन सभी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि रिलेटिव स्पीड कब लगानी होती है और कब रिलेटिव स्पीड नहीं लगानी होती और ये रिलेटिव स्पीड होता क्या है। ठीक, सबसे पहली बात, रिलेटिव स्पीड को ही हम हिंदी में कहते हैं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या मतलब होता है सापेक्ष चाल का? तो सापेक्ष का मतलब होता है कि किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट के, जैसे ए कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, कहने का मतलब है कि ये गतिमान है। तो गतिमान है और अगर इस गतिमान ऑब्जेक्ट के, अगर ये मान लेते हैं कि ये इस ओर जा रहा है, इस ओर जा रहा है, तो इस मूविंग ऑब्जेक्ट के हिसाब से अगर कोई एक और मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लेते हैं बी है, ये जो बी मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर ये मूव नहीं कर रहा, रुका हुआ है, स्टैटिक है, गतिमान नहीं है, तो रिलेटिव स्पीड नहीं होती। तब रिलेटिव स्पीड नहीं होती। रिलेटिव स्पीड कब होती है? जब दोनों मूवमेंट में हो, दोनों ही ऑब्जेक्ट कैसे हो, मूवमेंट में हो। लेकिन ध्यान रखना, मूवमेंट भी कैसा होना चाहिए कि या तो सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। कहने का मतलब है कि अगर ए जो है वो राइट की ओर जा रहा है, तो या तो बी भी राइट की ओर जा रहा हो, तो ये सेम डायरेक्शन हो गया, और या फिर ए राइट जा रहा लेकिन बी लेफ्ट की ओर जा रहा, तो ये हो गया हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन। इन दोनों ही केसेस में रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है। पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर अगर ए राइट की ओर जा रहा और बी भी राइट की ओर जा रहा है, हम थोड़ा टाइम के हिसाब से पढ़ते हैं, टाइम जानते हैं। जैसे मान लो हमने कह दिया कि ए जो है अपने घर से 9 बजे मॉर्निंग में राइट की ओर निकला अपनी बाइक से, लेकिन बी जो है वो 10 बजे अपने घर से राइट की ओर निकला। तो यहाँ पर दोनों एक दिशा में जा रहे हैं, ये बात क्लियर है, लेकिन रिलेटिव स्पीड जो है वो 9 से 10 के बीच में जिस टाइम पे ए केवल चल रहा था, उस टाइम रिलेटिव स्पीड नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि देखो, रिलेटिव स्पीड एक चल रहा हो और सेम उसी टाइम में दूसरा भी चल रहा हो, या तो सेम डायरेक्शन या फिर अपोजिट डायरेक्शन, तभी रिलेटिव स्पीड होती है, वरना रिलेटिव स्पीड नहीं होती, नहीं लगती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं आप सभी को, तो होता क्या है, अगर हम बस में जब सफ़र करते हैं, जब हम बस में सफ़र करते हैं, तो होता क्या है कि बस में जो है एक बस जा रही है और एक मान लो तो आपके सामने से बस आ रही है, एक आपके सामने से बस आ रही है। तो आपने देखा होगा कि जब सामने से बस आती है तो वो आपको बहुत तेज़ी के साथ पार कर देती है, बहुत स्पीड तेज में पार करती है। ऐसा महसूस किया होगा आप सभी ने। तो क्या, क्यों क्यों ऐसा होता है? जबकि बस तो जो है, अगर मान लेते हैं 60 की स्पीड से जा रही है, तो स्पीड तो 60 ही होनी चाहिए, तेज क्यों हो रहा है? तो तेज जो हमें फील होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि इस पहली वाली बस के सापेक्ष दूसरी वाली बस भी इसी की ओर बढ़ती हुई आ रही है। अगर इसी की ओर बढ़ती हुई आ रही है, इसका मतलब हमें ज़्यादा तेज स्पीड फील होती है कि बहुत तेज स्पीड है। तो इस तरीके से होता क्या है, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट में आते हैं तो क्या होता है कि दोनों की स्पीड जो होती है वो आपस में जुड़ जाती हैं। जब आपस में जुड़ जाती है तो हमें स्पीड ज़्यादा तेज फील होता है। अगर इसी केस को थोड़ा सा हम उल्टा कर दें, ऐसा कर दें कि अगर हम बस से राइट की ओर जा रहे हैं और एक बस जो है वो हमारे पीछे से हमको क्रॉस करने के लिए आ रही है, तो आपने देखा होगा कि जब आपको बस पीछे से क्रॉस करती है तो वो धीरे धीरे क्रॉस करती है ना, वो आपको धीरे धीरे से क्रॉस करेगी, मतलब तेजी से क्रॉस नहीं करेगी, धीरे धीरे करेगी।
है ना। तो इस तरीके से जो रिलेटिव स्पीड है ना, वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जब होता है तो चालें जुड़ जाती हैं, और अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है, चालें फिर घट जाती हैं। तो इसलिए ये तो अभी बेसिक हो गया कि भाई रिलेटिव स्पीड होता क्या है, कब लगाते हैं ना सब। तो ये बात का ध्यान रखेंगे कि रिलेटिव स्पीड तभी लगेगी जब सेम टाइम में दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हों दो दिशाओं में, या तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हों या फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हों, तभी रिलेटिव स्पीड लगेगी, वरना नहीं लगेगी। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि अगर 9 बजे ट्रेन स्टार्ट होती है और वो जाती है बी की ओर, और फिर क्या है कि बी भी जो है ना स्टार्ट होती है 10 बजे और वो भी राइट की ओर जा रही है, तो 1 घंटे का जो समय है ना उसमें ए अकेले ही चल रहा है, इसलिए ए पर 1 घंटे के लिए रिलेटिव स्पीड नहीं लगेगी। रिलेटिव स्पीड तब लगेगी जब दोनों सेम टाइम के लिए एक ही दिशा में चल रहे हों या फिर अपोजिट दिशा में चल रहे हों, तभी रिलेटिव स्पीड लगती है, वरना रिलेटिव स्पीड नहीं लगती है। ठीक है, तो ये था हमारा रिलेटिव स्पीड होता क्या है। अब जरा इसमें हम समझते हैं कि सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन और ढेर सारे केसेस, जैसे कि ट्रेन हो गया, एक ट्रेन है, वो ट्रेन जो है किसी खंभे को पार करती है, तो कैसे सवाल बनते हैं, किस तरीके के सवालों को किया जाता है, कॉन्सेप्ट कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तब किस तरीके के सवाल बनते हैं, कैसे करना होता है। साथ ही साथ मान लो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है तब किस तरीके के सवाल बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके अभी समझेंगे क्लास में। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बेसिक सवालों पे जानते हैं कि बेसिक सवाल कैसे पूछता है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक ट्रेन है हमारी, ठीक है, ये हमारी ट्रेन है। अब ये ट्रेन क्या है, ये ट्रेन एक खंभे को पार करती है, एक खंभे को पार करती है। अब क्या है, ये ट्रेन है तो ट्रेन की कोई ना कोई तो लंबाई होगी। हमने मान लिया कि ट्रेन की लंबाई है 120 मीटर की, 120 मीटर की है लंबाई इसकी। क्या खंभे की लंबाई होती है क्या? तो देखिए, खंभा हो गया, कोई पोल हो गया, कोई आदमी हो गया, या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी चौड़ाई, या आप कह सकते हैं जिसकी लंबाई सवाल नहीं देगा, उसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। जैसे खंभा है तो खंभा को क्या समझेंगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मतलब इसकी कोई लंबाई नहीं है, ये मान के हम चलेंगे। अब यहां से एक बात समझिए, अगर मान लो हमको ये ट्रेन को इस खंभे को पार कराना है, ये जो ट्रेन है ये ट्रेन इस खंभे को पार करेगी, तो कब पार हुआ माना जाएगा, आइए देखते हैं। जैसे देखिए, ये ट्रेन है, ये ट्रेन धीरे धीरे करके आगे जा रही है, आगे जा रही है। अब यहाँ से शुरू हुआ ट्रेन का पहला हिस्सा, शुरुआती हिस्सा, ये ट्रेन के एकदम सीध में आ गया। अब ये आगे बढ़ रही है, अभी ये ट्रेन पार नहीं हुई, अभी आप नहीं कह सकते कि ट्रेन पार हुई है। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब ये ट्रेन का जो अंतिम सिरा है, ये जो खंभा है उस पर एकदम अलाइन हो गया है, एकदम उसके सीध में आ गया है। अब जैसे ही आगे जाएंगे ट्रेन पार हो गई। अब क्या हो गया, ट्रेन पार हो गई। तो ट्रेन पार हुआ कब मानते हैं, जब ट्रेन का शुरुआती हिस्सा और ट्रेन का अंतिम हिस्सा जब खंभे को पार करेगा, तो हम कहेंगे कि ट्रेन जो है खंभे को पार कर गई। अब यहां से एक बात समझिए, हमने कहा कि ट्रेन को खंभा पार करने में क्या हुआ कि ट्रेन का शुरुआती पॉइंट, जिसे हमने मान लो ए कह दिया, और अंतिम पॉइंट मान लिया हमने बी कह दिया, इन दोनों मतलब ए से बी तक पार करना पड़ा, तब जाके ये कहना हुआ कि जो ट्रेन है उसने खंभे को पार कर दिया। लेकिन ए से बी तक पहुंचने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो आप कहेंगे कि सर जितना ट्रेन की लंबाई है उतनी ही दूरी उसे चलना पड़ा। तो यहाँ पे कितनी लंबाई है, तो यहाँ पर है 120 मीटर। कहने का मतलब ये है कि एक ट्रेन जब किसी खंभे को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी को चलेगी। जब एक ट्रेन
किसे पार करेगी? किसी खंभे को पार करेगी। खंभे को पार करेगी तो वह अपनी लंबाई को पार करेगी, अपनी लंबाई को पार करेगी। ठीक, बात समझ में आ गई? कोई भी ट्रेन है, अगर वो किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट को पार करेगी तो वो किस लंबाई को पार करेगी? तो वो अपनी ही लंबाई को पार करेगी। ठीक, ये पहला पॉइंट जो हमें समझना होगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अगर मान लो कि ये ट्रेन जो है, ये ट्रेन खंभे की बजाय किसी आदमी को पार करेगी, तो आदमी भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और तब भी ये ट्रेन अपनी ही लंबाई को ही पार करेगी। इसमें कोई नई बात नहीं होगी, सेम टू सेम, जैसे खंभा वैसे आदमी। लेकिन बात तब बदल जाएगी, मान लो एक ट्रेन है और ये ट्रेन जो है एक पुल को पार कर रही। समझते रहिएगा, मान लो ये ट्रेन जो है एक पुल को पार कर रही है। तब अब आप देखेंगे कि पुल जो है, पुल की कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी ही, तो पुल की कुछ लंबाई होगी। हमने मान लिया कि पुल की लंबाई जो है वो 100 मीटर की है। कितने मीटर की है? 100 मीटर की है। तो अब जरा हम देखते हैं, अगर हम ये कहना चाहते हैं कि ट्रेन जो है वो पुल को पार कर गई, तो कब ये माना जाएगा? आप मुझे बताइएगा, मैं आपको विजुअली दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये ट्रेन इस पुल को पार कर रही है। देखिए, ये ट्रेन है, ये ट्रेन पहले चल रही है और ये चलते हुए जा रही है। अभी क्या हुआ, ट्रेन जो है पुल में इंटर कर चुकी है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जा रही है। अभी ट्रेन ने पुल को पार नहीं किया है, अभी और आगे गई, अब जाके ट्रेन ने पार कर दिया। देखिए, पहले यहाँ से जब ये शुरुआत में ट्रेन जो है पुल के अंदर जा रही है, तो यहाँ से और जाते यहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक, तब जाके पुल पार हो रहा है। अगर यहाँ पर हम नापने की कोशिश करें कि कितनी दूरी है, तो ये पूरी दूरी है और ये दूरी है कितने की? तो आप कहेंगे सर ये पुल जो है 100 मीटर का है यहाँ तक, और इसके आगे जो हमारी ट्रेन है वो 120 मीटर की है। तो टोटल जो हमारी दूरी है वो हमारी दूरी है 220 मीटर की, 220 मीटर की। तो यहाँ से हमें क्या बात समझ में आया? यहाँ से हमें ये बात समझ में आ गई कि जो ट्रेन है, अगर एक ट्रेन एक पुल को पार करेगी, तो जो लंबाई होगी वो क्या होगी? तो लंबाई हमारी ट्रेन और पुल के लंबाई का जोड़ होगा। क्या होगा? ट्रेन और पुल की लंबाई का जोड़ होगा। तो दोनों ही लंबाइयाँ आपस में जोड़ देंगे हम लोग। ये अभी हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ये अभी हम बात कर रहे हैं कि टोटल लंबाई क्या होगी। ठीक, ये तो हो गया लंबाई की बात। अब जरा एक बात आप ये बताइए, क्या ट्रेन जब चलेगी तो क्या केवल ट्रेन के पास स्पीड होगी या फिर पुल भी चलेगा? तो आप कहेंगे सर पुल तो चलता ही नहीं है, चल केवल ट्रेन रही है। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है तो रिलेटिव स्पीड नहीं माना जाएगा, तब रिलेटिव स्पीड नहीं लगेगा। रिलेटिव स्पीड कब लगेगा? जब दोनों ही ऑब्जेक्ट मूवमेंट में हो, या तो एक दिशा में आ रहे हो या फिर एक दूसरे से दूर जा रहे हो या फिर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हो, तब जाके रिलेटिव स्पीड लगेगा। यहाँ पर पुल जो है वो मतलब मूव नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अभी तक बात समझ में आई? अभी तक जितने भी दो केस हमने देखे हैं उसमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। अच्छा, इस पुल की जगह पर अगर हम प्लेटफॉर्म कह दें, तब भी सेम टू सेम जो कॉन्सेप्ट पुल के लिए होता है सेम कॉन्सेप्ट हमारा प्लेटफॉर्म के लिए भी होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी नहीं चलता। अगर प्लेटफॉर्म भी नहीं चलता तो उसकी भी लंबाई है, जो भी लंबाई होगी उसको हम ट्रेन की लंबाई के साथ जोड़ देंगे, तब हमारे पास टोटल लंबाई आ जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। मान लो हमारे पास एक ट्रेन है, अब ये ट्रेन क्या है? अब ये ट्रेन जो है दाईं ओर जा रही है। ठीक है, दाईं ओर जा रही है
और उसके बाद मान लो हमारे पास एक सामने सामने ट्रेन के सामने नहीं कहेंगे, नहीं तो ट्रेन के सामने कहेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ट्रेन के पटरी के बगल बगल एक आदमी भी चल रहा है। आदमी जो है ना वो भी चल रहा है। अब दो तरीके से चल सकता है, या तो आदमी जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में जाए, या तो आदमी ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उसके अपोजिट दिशा में जाए। दो चीजें हो सकती हैं, या तो उसी की दिशा में जाए या तो अपोजिट में जाए। अब यहां पे बात समझिएगा, हमने कहा एक बात बताइए, टोटल जो दूरी होगी इस आदमी को पार करने में वो क्या होगी? टोटल दूरी जो होगी वो क्या होगी? तो आपने ये बात कहा कि सर अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बात बताई कि जो आदमी है और जो खंभा है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, और पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है इसलिए जो ट्रेन है वो अपनी ही लंबाई को पार करेगी। हमने कहा ट्रेन की लंबाई L है, हमने कहा ट्रेन की लंबाई कितनी है? L मीटर। तो क्या यहाँ पर टोटल जो दूरी होगी वो L मीटर की होगी? तो आपने कहा हाँ बिल्कुल L मीटर की होगी। अब हमने एक बात पूछी, अगर दोनों मूव कर रहे हैं, हमने कहा ट्रेन की जो स्पीड है वो है T1, हमने कहा ट्रेन की जो स्पीड है वो है T, और हमने कहा एक ही दिशा में जा रहे हैं और एक ही दिशा में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इस आदमी की जो स्पीड है वो S1 है। तो अगर सेम दिशा में जा रहे हैं, समान दिशा में जा रहे हैं और समान टाइम पे चल रहे हैं, तो आप बताइए रिलेटिव स्पीड लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि देखिए आदमी भी जा रहा है और उसी के साथ साथ उसी दिशा में ट्रेन भी आ रही है, तो क्या होगा? धीरे धीरे ट्रेन पार करेगी ना आदमी को, तो इसलिए क्या होगा? दोनों ही चालें आपस में घट जाएंगी, और दोनों चालें घट जाएंगी तो क्या करेंगे? हम कहेंगे T-S1। दोनों की चालें आपस में क्या होंगी? घट जाएंगी। समान दिशा होगा तो दोनों की चालें आपस में घट जाएंगी। फिर हमने दूसरा केस ले लिया, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस ये ले लिया कि अगर मान लो जो आदमी है ये उसी दिशा में न जाकर उसके अपोजिट दाता, मतलब जिधर तरफ ट्रेन जा रही है उसी के उल्टे दिशा में आदमी जा रहा है, तो दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, विपरीत दिशा में, तब क्या होगा? रिलेटिव स्पीड। अगर विपरीत दिशा में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? तब रिलेटिव स्पीड दोनों जुड़ जाएंगी। हमने मान लिया अपोजिट डायरेक्शन में इसकी स्पीड S2 है, तो हमारे विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? T+S2। अगर ये पूछा जाए कि ट्रेन जो है आदमी को कितनी देर में पार कर देगा, ट्रेन जो है आदमी को कितनी देर में पार कर देगा, तो हम करेंगे समय निकालना है, तो दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है? तो दूरी आप कहेंगे ट्रेन अपनी लंबाई पार कर रही है। अगर ट्रेन अपनी लंबाई पार कर रही है, पार करने में समय अगर हमको चाहिए, तो हमने कहा दूरी ट्रेन अपनी लंबाई पार कर रही है, ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो L मीटर है। और हमें चाल चाहिए, तो अगर हम समान दिशा की बात करेंगे तो हम रखेंगे T-S1 चाल, और अगर हम अपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम रखेंगे L बटे T+S2 रखेंगे। ठीक है। अगर ये जो हमने लिखा सबसे पहले ये था समान दिशा में, ये था हमारा समान दिशा में, और ये हमारा किस में है? ये हमारा है विपरीत दिशा में। अगर विपरीत दिशा में हमको समय निकालना है कि कब ट्रेन जो है आदमी को पार कर देगी, तो हम ये नीचे वाले फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर समान दिशा की बात करें तो हम ऊपर वाले फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा किसका बीच का, कि जो ट्रेन है वो किसी आदमी को पार करे, और आदमी भी चल रहा हो, ट्रेन भी चल रही हो। अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हो या अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो तो किस तरीके से हम करेंगे, वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके सामने है। अब आते हैं अगले केस के ऊपर। अगला केस, मान लेते हैं अगले केस में कि एक ट्रेन है, एक ट्रेन है और ये ट्रेन जो है दाहिनी ओर जा रही है। एक और ट्रेन है,
और ये ट्रेन भी दाहिनी ओर जा रही है। हमने कहा जो पहली ट्रेन है, इस पहली ट्रेन की जो लंबाई है वो L1 है और दूसरी ट्रेन जो है इसकी लंबाई L2 है। हमने कहा पहली ट्रेन की जो चाल है वो हमने मान लिया कि S1 है और दूसरी जो ट्रेन है उसकी चाल हमने मान लिया S2 है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम दिशा में जा रही हैं, समान दिशा में जा रही हैं, तो सबसे पहली बात रिलेटिव स्पीड लगेगा, क्योंकि दोनों मूवमेंट में है और दोनों एक दिशा में मूवमेंट में है, तो रिलेटिव स्पीड लगेगा। तो सबसे पहली बात कि दूरी क्या होगी, दूरी क्या होगी। तो देखिए एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, तो आप ऐसे दिमाग में सोचिए कि जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दोनों की लंबाइयां आपस में जोड़ी जाती हैं। तो वैसे ही जो एक ट्रेन पहली वाली ट्रेन है जब ये दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो दोनों की लंबाइयां हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो टोटल लंबाई आ जाएगी। तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, L1 प्लस L2 हो जाएगी। टोटल लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, L1 प्लस L2 हो जाएगी। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड लगेगा और रिलेटिव स्पीड के हिसाब से दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों की चालें आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी। तो दोनों की चालें घट जाएंगी तो हम चाल से जब भाग करेंगे तो हमारे पास निकल आएगा कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। ट्रेन को पार करने में लगा समय निकल के आ जाएगा। ठीक है, लगा समय, कितना समय लगेगा वो हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो ये तो केस है कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो। मान लो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होती, तो मान लो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती तो क्या करते, तो उसके लिए भी देख लेते हैं। सबसे पहले भाई देखिए पहली ट्रेन दाहिनी ओर जा रही है, हमने माना कि जो दूसरी ट्रेन है वो दाईं ओर न जाके उसके अपोजिट बाईं ओर जा रही है। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, दोनों का डायरेक्शन कैसा हो गया, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में चालें दोनों जुड़ जाती हैं। अच्छा दूरी के साथ क्या होता है, दूरी तो दोनों ही केस में जुड़ जाएगी, तो दूरी तो जुड़ना है। अब रिलेटिव स्पीड आ गई हमारी S1 प्लस S2 और इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा कि दोनों जो ट्रेन है वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, वो आराम से निकल आएगा। ये हो गया हमारा इसका दूसरा केस। ठीक है, दो ट्रेन है और दोनों मूवमेंट में है, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो कैसे करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो कैसे करेंगे, दोनों की चर्चा हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद एक और बचता है, इसके बाद एक और केस बचता है और उसके बाद बस इतने के अलावा और किसी तरह का सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए होता क्या है, मान लेते हैं एक ट्रेन यहाँ A है, एक ट्रेन यहाँ पे B है। सवाल क्या कहता है कि जो A है यहाँ से एक ट्रेन चलना शुरू करती है B की ओर और B स्टेशन से एक ट्रेन चलना शुरू करती है A की ओर। पूछ लेता है कि ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगे या कितने समय में मिलेंगी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं और दोनों की लंबाइयाँ क्या होंगी, लंबाइयाँ अगर दिया है तो ठीक है, वरना इनके बीच की दूरी हमने मान लिया यहाँ पे दूरी इनकी m है, m। तो हमें अगर निकालना हो कि जो A ट्रेन है और जो B ट्रेन है ये एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगी, तो मिलने का जो समय निकालते हैं उसको निकालने का तरीका है दूरी m बटे, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए दोनों की स्पीड का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो इससे हमारा निकल के आ जाएगा कि कितने समय मिलेंगी। दूसरी बात इसमें एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसको आपको सीखना पड़ेगा। इस पर सवाल पूछ लेता है, हमने सवाल भी लिया है, आगे चल के हम भी देखेंगे। मान लो यहाँ पर ये दोनों मिल गई, यहाँ इस पॉइंट पे दोनों मिल गई, लेकिन सवाल ने क्या कहा, मिलने के बाद ये A वाला जो A है ये A जो है इधर की ओर B की ओर चला गया और जो B है ये मिलने के बाद इधर चला गया। और सवाल ने क्या किया, सवाल ने ये बता दिया कि मिलने के बाद A को T1 समय लगा B तक पहुंचने में और मिलने के बाद B को A के स्थान पर पहुंचने में T2 समय लगा तो यहाँ इस तरह का सब सवाल यहाँ जब इस तरीके के सवाल आएंगे तो उसमें हमें एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि जो A की स्पीड है
बटे बी के स्पीड है, इसका जो रेशियो बनता है वो √T2 बटे T1 बनता है। T2 बटे T1 बनता है, मतलब पहली ट्रेन की स्पीड बटे दूसरी ट्रेन की स्पीड बराबर √ दूसरी ट्रेन को लगने वाला समय बटे पहली ट्रेन को लगने वाला समय। इससे इस सवाल को किया जाता है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल पूछता है और बड़ी आसानी से ये सवाल लग सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में, रिलेटिव स्पीड में जितने भी तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, ट्रेन के आधार पे या फिर प्लेटफॉर्म के आधार पे, मतलब जितने भी बन सकते हैं, उन सभी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सवालों पे और सवालों के जरिए देखते हैं कि कैसे सवालों को करना होता है। पहला सवाल आपके सामने है, इसको जरा एक बार देखिए। एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में पार करती है? 10 सेकंड में। हमने कहा एक ट्रेन है। अब ये ट्रेन जो है एक खंभे को पार कर रही है। तो हमने क्या सीखा? खंभे को पार करे, इसका मतलब ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार कर रही है। अपनी लंबाई को पार करे। ट्रेन की स्पीड क्या है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दिया गया है? 10 सेकंड। 10 सेकंड। हमने कहा अगर एल निकालना है, इसने पूछा है कि ट्रेन की लंबाई, हमने कहा ट्रेन की लंबाई जो होगा वो लिखा बटे ट्रेन की चाल 108 किलोमीटर है। इसको अगर हम किलोमीटर को जो है मीटर प्रति सेकंड में बदलें तो आप बताइए कितना होगा? तो एक चीज याद रखिए आप हमेशा कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा ये बराबर होता है 5 मीटर प्रति सेकंड के। आप बताइए 18 का कितने गुना है? 108, 6 बार 6 गुना है। तो वैसे ही 5 का भी 6 गुना कर देंगे तो 30 आ जाएगा। मतलब स्पीड क्या है? 30 मीटर प्रति सेकंड की है। 30। तो ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की चाल अगर हमने कर दिया तो हमारे पास क्या निकल के आना चाहिए? समय निकल के आना चाहिए जितनी देर में ये पार करेगा। तो वो कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। और जैसे इसको हम हल करेंगे तो 30 × 10 हमारा आंसर आ जाएगा 300। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 300 हमारी लंबाई है। पहला सवाल एकदम आसानी से हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कोई ट्रेन है किसी खंभे या आदमी को पार करेगी तो वह अपनी लंबाई को पार करेगी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 250 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 5 सेकंड में पार करती है। इसकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? देखिए ट्रेन की लंबाई हमें दे दिया इसने 250 बटे समय दे दिया है 5 सेकंड। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन उत्तर पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो अगर हमको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो क्या करेंगे? हम करेंगे 18 बटे 5 का गुणा और इसे हल कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 180 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, 120 मीटर और 80 मीटर लंबी 2 ट्रेनें। कितनी ट्रेनें? 2 ट्रेनें। एक ट्रेन कितनी की है? 120 की, दूसरी 80 मीटर लंबी ट्रेन, क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चल रही हैं। समझते हैं बात को। देखिए एक ट्रेन है, दूसरी ट्रेन है। इस ट्रेन की लंबाई 120 है, इस ट्रेन की लंबाई 80 है। इसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे, मतलब ये इधर को जा रही है तो ये इधर की ओर, इसके सामने इसकी ओर आ रही है। तो यहां पर आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि जो दूरी होगी वो तो हम जोड़ लेंगे, तो 120 और 80 मिलकर कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। लेकिन दोनों मूवमेंट में है, इसका मतलब यहाँ रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। और रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा तो हमें ध्यान रखना होता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा? दोनों की चालें आपस में जुड़ जाएंगी। तो 54 और 36 अगर हम दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? तो 54 और 36 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। लेकिन ध्यान यहाँ रखिएगा, ये मीटर में था, ये भी मीटर में था, लेकिन यहाँ पर हमने स्पीड किस में लिख दिया है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसे भी हमको किस में बनाना पड़ेगा? मीटर प्रति
सेकंड में, तो इसके लिए 5/18, 18 से नीचे के बजाय ऊपर गुणा हो जाएगा। इसी को हल कर लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18, और 5 से काटेंगे अगर हम 20 को तो 5 चौके 20 और 4 दूना 8। सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 सेकंड। मतलब कि जो पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी उसमें कितना समय लगेगा, तो 8 सेकंड का समय लग जाएगा। क्लियर है बात? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 150 मीटर लंबी ट्रेन 200 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। अब ध्यान से समझिए, टोटल दूरी क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई कितनी हो गई, 350 मीटर की। कितनी देर में पार कर रहा है, 25 सेकंड में पार कर रहा है। हमने कहा 25 से भाग किया, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय से क्या निकलेगा, दूरी बटे समय से क्या निकलेगा, चाल निकलेगी। लेकिन ये चाल निकलेगी किसमें, मीटर प्रति सेकंड में निकलेगी। हमको किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा जाना है तो 18/5 का गुणा करेंगे। हल कर लेंगे इसको, तो 5 से काट दीजिए इसको, 5 7 35 यहाँ पे आ गया। 5 से काटेंगे तो 5 5 25, 5 से काटेंगे 14 5 17, 14 आ गया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा जल्दी कैसे हल किया जाए इसकी मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ। देखिए, गुणा करके 5 से भाग करने की बजाय, गुणा करके 5 से भाग करने के बजाय हमने कहा 2 से अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं, जिससे क्या होगा, नीचे हमारा 10 बन जाएगा और ऊपर अब हम जल्दी गुणा करेंगे और पॉइंट लगा लेंगे। हो गया हमारा 18 दूना 36, 36 गुणे 14, 14 तियाँ 42, 42 और एक जीरो पीछे, और 14 छंग 84, तो आ जाएगा हमारा कितना, 405। यहाँ पे 10 नीचे था ना, इसकी वजह से यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा कि एक 180 मीटर ट्रेन 270 मीटर प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। एक 180 मीटर ट्रेन 270 मीटर प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, जबकि वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा की कार के समान दिशा में चल रही है, तो कार एवं ट्रेन की रिलेटिव स्पीड समान दिशा में क्या होगी। हमें रिलेटिव स्पीड पूछ रहा है, वो भी समान दिशा में क्या होगी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, प्लेटफॉर्म को पार किया और ट्रेन ने पार किया, तो ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को हमने जोड़ लिया, क्योंकि टोटल लंबाई हमें चाहिए। जोड़ लेंगे, 0 8 7 15 हासिल आ गए 1 3 1 4 450। अच्छा, कितना टाइम में, 30 सेकंड में पार करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी, कितनी आ गई, 3 से काटेंगे तो 15 3 45, मतलब 15 मीटर प्रति सेकंड की आ गई। अब यहाँ पे देखिए 15 मीटर प्रति सेकंड की आ गई ना, और यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमने कहा अगर 15 मीटर प्रति सेकंड है तो किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा, तो आप याद करिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 5 तियाँ 15, तो 18 तियाँ 54, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 18/5, 5/18 तब नहीं करेंगे जब 5 का मल्टीपल मिल जाए मीटर प्रति सेकंड में, या फिर किलोमीटर प्रति घंटा में 18 का मल्टीपल मिल जाए, तो फिर 5/18 और 18/5 ना ही करके हम जल्दी से कर लेंगे ऐसे। अभी 54 मिल गया और टोटल रिलेटिव स्पीड कितनी दिया गया, 36 दिया गया। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो 54 और प्लस 36, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रिलेटिव स्पीड बन जाएगा, किसका किसका, कार का बन जाएगा और ट्रेन का, दोनों का रिलेटिव स्पीड। और यहाँ पर ये रिलेटिव स्पीड जो है ना, वो विपरीत दिशा के लिए है, समान दिशा के लिए नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि समान दिशा होती तो दोनों की स्पीडें घट जाती। समझ लीजिए भाई, ट्रेन है ये भी इधर जा रही है और कार भी इधर जा रही है, तो दोनों की स्पीड घट जाएगी। लेकिन अगर ये इधर जा रहा और ये इधर आ रहा, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये कौन सा है, ये विपरीत दिशा का है। यहाँ पे अगर समान लिखा तो ये सही नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, 200 मीटर और 250 मीटर ट्रेन क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा से एक दूसरे की ओर आ रही है। पार करने का समय बताना है। फिर से 2 ट्रेनें हैं, दोनों की जो लंबाइयाँ हैं उन्हें जोड़ना है हमें। कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा, बटे किलोमीटर प्रति घंटा में 54 किलोमीटर और 36 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18।
अब यहाँ पे देखिए 0 से 0 तो कट गया, 9 बचे 45 और 45 से 45 भी कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 18 सेकेंड। मतलब कि जो दो ट्रेन हैं वो ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगी, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी 18 सेकेंड लगाएंगी। ठीक है, देखिए क्या धीरे धीरे करके ना, जैसे शुरुआत का जो सवाल था उसमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा समय लगा क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करना था, लेकिन जैसे जैसे हम सवाल में आगे बढ़े ना तो हमें इस कॉन्सेप्ट को सीखते चलना है, और जो चीज़ें अननेसेसरी हैं जिन्हें हम ना लिखेंगे दिमाग में कर लेंगे तो टाइम बच जाएगा, उन्हें हम उस तरीके से समझते हुए चलेंगे ताकि क्या हो कि हमें जो है ना कम टाइम में सवालों को करने का जो तरीका है वो सीखने को मिले, है ना। वरना आप सारी चीज़ें अगर लिख के करेंगे ना तो आपको समय लगेगा, और एग्जाम्स में क्या होता है कि समय ना लगे। एसएससी के एग्जाम में अगर आप समय लगा रहे हैं तो फिर आप पूरे सवाल अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे ना। तो इस वजह से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को सीख कर और जो भी अननेसेसरी स्टेप हैं उन्हें स्किप करने का प्रयास हमेशा किया करिए, और जितना ज़्यादा हो सके मेंटल वर्क करिए, जोड़ना हो गया, घटाना हो गया, है ना, इसमें जितना ज़्यादा हो सके दिमाग का प्रयोग करने का कोशिश करेंगे तो ज़्यादा आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक, अब इस सवाल में देखिए 150 मीटर ट्रेन है, 120 मीटर ट्रेन, दोनों की स्पीड दिया गया है, नहीं सॉरी एक की स्पीड दिया गया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, समान दिशा में चल रहे हैं, 90 सेकंड में पार करती हैं, तो तेज ट्रेन की गति पूछ रहा है। देखिए दूरी तो दोनों जुड़ जाएंगी, दूरी कितना हो गया, जुड़ के 270 हो गया। समय कितना लग रहा है, आपने कहा 90 सेकंड लग रहा है। हमने कहा अगर इसको हल करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 9 तिरिक 27, 3 मीटर प्रति सेकंड आ गया। आपने कहा पर ये 3 मीटर प्रति सेकंड है क्या चीज़, तो हमने कहा 3 मीटर प्रति सेकंड जो दिखा हुआ है ना ये है रिलेटिव स्पीड। क्यों रिलेटिव स्पीड है, क्योंकि हमने लंबाई को भाग किया है समय से, टाइम से, और कौन सा समय, पार करने के समय से भाग किया। तो जब पार करने का समय से भाग किया इसका मतलब दोनों या तो एक दिशा में जा रहे थे या अपोजिट दिशा में। यहाँ पे बोला है समान दिशा में जा रही है, इसलिए ये समान दिशा की चाल का क्या है, अंतर है। मतलब पहली ट्रेन माइनस दूसरी ट्रेन, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 मीटर प्रति सेकंड का है। अच्छा, तो एक ट्रेन की स्पीड कितनी है, आपने कहा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने कहा ठीक है, अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बताइए मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा, 18/5 या 5/18 के बजाय ऐसे बताने का प्रयास करो। 18 3 54 होता है तो 5 3 15, मतलब 15 है, हमने लिख लिया 15। अभी 15 क्या उस पार जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 15 3 18 हो गया। अब 18 मीटर प्रति सेकंड है, 18 मीटर प्रति सेकंड है, पर हमें उत्तर किस में बताना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अब क्या करेंगे, हमने कहा कि 18 मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए तो 18/5 करना होगा। 18 गुणे 18 भाई करना है। अब जल्दी से बताइए भाई 18 गुणे 18 करना है, कैसे करेंगे, 18 गुणे 18 करना है। 18 गुणे 18 कैसे करेंगे, 18 गुणे 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है, और बटे 5 साल कर दीजिए इसको, 5 छक्का 30 और 5 चौके 20, 5 8 40, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है सारे कॉन्सेप्ट। चलिए बढ़ते हैं और सवालों पे। हर एक तरह के सवाल हैं, पहले आसान सवाल हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा मॉडरेट सवाल हैं, फिर अंत में आपको देखने के लिए मिलेंगे थोड़ा सा और बेहतरीन सवाल। तो सवालों को देखते रहिए और करते रहिए, अपने आप पे जरूर ट्राई करिए। जैसे ये सवाल है, पहले आप खुद से ट्राई करिए वीडियो को पोस्ट करके, फिर उसके बाद आप सोल्यूशन देखें, है ना, तब ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की ट्रेन एक दूसरे को 15 सेकंड में पार करती है। यदि एक 250 मीटर है तो दूसरी कितने की होगी। हमने कहा देखिए, अगर ये कह रहा है एक दूसरे को पार करे, पर यहाँ पर एक बात का पता नहीं चल पा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में है कि सेम डायरेक्शन में है ना, ये बात यहाँ पे पता नहीं चल पा रही है। तो चलो हम क्या करते हैं, पहले अपोजिट ही मान के चलते हैं, अगर ऑप्शन मिल जाएगा तो ठीक है, वरना सेम डायरेक्शन में चेक कर लेंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों चालों का योग, 60 + 40 मतलब 100 आ गया, 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। हमने कहा 15 सेकंड चलाना है, तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, पहले किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं।
तो गुणा 5/18 कर दिया, 5/18 कर दिया। अब गुणा अगर हमने 15 कर दिया, ये सेकंड समय का गुणा, तो देखिए क्या होता है कि जो हमारी दूरी होती है ना, वो होती है चाल गुणे समय से निकलती है। तो हमने चाल यहाँ पे लिख लिया है 100 गुणे 5/18 और गुणा में समय कर दिया 15। अब इसको जरा हल करते हैं, 3 से काट दें क्या, 3 से काट देंगे तो 3 छंग 18 हो जाएगा, और 3 से इसको काटेंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 से 100 को काटेंगे तो 50 आ जाएगा। अब 5 गुणे 5 गुणे 5 125, और पीछे 0 और नीचे आ गया 3 का भाग। हमें इसने पूछा है कि आप बताइए ये जो दूरी आई है ये कौन सी दूरी आई है। तो ये दूरी जो आई है ये आई है इकट्ठा दूरी, दोनों की दूरी जोड़ के दूरी, मतलब पहली वाली ट्रेन प्लस दूसरी वाली ट्रेन का टोटल दूरी आ गई है। अच्छा, इसको भाग करके देखते हैं कितना आएगा। 3 चौके 12, 3 एक 3, 3 छंग 18.66 ऐसे करके आ जाएगा। अब ये टोटल दूरी में से अगर हमने एक ट्रेन की दूरी को घटा दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगी, दूसरी ट्रेन की दूरी आ जाएगी 6। एक ही ऑप्शन में वैसे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, यही इसका आंसर हो जाएगा 6 और 1। तो 166.66 जो है ये हो जाएगी हमारी दूसरी ट्रेन की लंबाई। ठीक है, तो ये नंबर 8वां सवाल था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2 ट्रेनें जिनकी लंबाइयां दिया गया है क्रमशः 72 और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। अच्छा, विपरीत दिशा में क्या होता है, दोनों की स्पीड आपस में जुड़ जाती है। अच्छा, चाल जुड़ जाएगी, पर दूरी क्या होगी, दोनों की लंबाइयाँ क्या होंगी, ये भी जुड़ जाएंगी। तो दोनों की लंबाई जोड़ दिया, 200 और 300 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, बटे दोनों की लंबाइयाँ अगर हमने जोड़ दिया, सॉरी दोनों की अगर चालें हमने जोड़ दिया रिलेटिव स्पीड की वजह से, तो हो जाएगा कितनी चाल, 72 और 108 कितना हो जाएगा, 180। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये दूरी कितने में है, मीटर प्रति सेकंड में है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का भी गुणा कर देंगे। 1 0 से 1 0 काट दिया, 18 से 18 भी काट दिया, और 5 से 50 को काट के 10 हमारा आ गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, एक दूसरे को पार करने का समय पूछा था, 10 सेकंड आ गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 250 मीटर लंबे पुल को पार करती है, जबकि उसी दिशा में 90 किलोमीटर से चलती हुई 200 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन उसी ओर आ रही है। यदि पहली ट्रेन को पुल पार करने में 40 सेकंड लगते हैं, तो दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए, फाइनल हमें बताना है दोनों ट्रेन जो है ना वो एक दूसरे को पार करें, और दोनों ट्रेन पार करेंगे तो इसका मतलब दोनों की जो लंबाइयां हैं वो हमें जोड़नी होंगी, लंबाइयां जो हमें वो जोड़नी होंगी। हमने कहा पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है भाई, तो आपने कहा 150 है, 150। हमने कहा दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो आपने कहा 200 है। हमने कहा पहली की चाल मालूम है क्या, तो आपने कहा ना पहली की चाल नहीं पता। कि पता है, नहीं पता है। दूसरी की चाल पता है क्या, तो आपने कहा हाँ दूसरी की पता है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हुई 200 मीटर लंबी। क्या आपको दूसरी ट्रेन की स्पीड मालूम है, तो क्या आपने कहा हाँ बिल्कुल मालूम है। कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, दिया गया है। तो हमने दूसरे की तो मालूम है लेकिन पहले की नहीं मालूम। अच्छा, एक बात बताइए, क्या रिलेटिव स्पीड लगेगा, तो हाँ बिल्कुल लगेगा। बताइए क्या अपोजिट डायरेक्शन में है कि सेम डायरेक्शन में है, तो इसने साफ साफ यहाँ बोल दिया है दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि 200 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन उसकी ओर आ रही है। भैया उसकी ओर आ रही है, इसका क्या मतलब है, हम जा रहे हैं इधर की ओर, ये हमारे ओर आ रही है, तो इसे कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट में है। अब हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि हम पहली ट्रेन की चाल निकाल लें और उसके बाद क्या करें, इसको हल कर दें, आंसर हमारा आ जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग जरा चाल निकालने का प्रयास करते हैं। ट्रेन जो है पुल को पार करती है, तो ट्रेन पुल को पार करेगी तो क्या हो जाएगा, ट्रेन पुल को जब पार करेगी तो बोलो भाई क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई हमारा क्या होगा, दोनों आपस में जुड़ जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले जोड़ लेते हैं, 150 और 250 दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, 400 हो गया। अच्छा,
400 हो गया और समय कितना लगा पार करने में, तो ये यहाँ पर लिखा गया है यदि पहली ट्रेन को पुल पार करने में 40 सेकंड का समय लगता, आगे 40 कर दिया, 0 से 0 कट गया, 4 से काटेंगे तो 10 आ गया, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास अगर रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो वो क्या निकल गया, इसने देखो यहाँ पर बोल रखा है कि 200 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन उसकी ओर आ रही है, तो भैया उसकी ओर आने का मतलब तो यही है, अपोजिट है। अगर अपोजिट करेंगे तो 10 और 25 मिलके कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और दूरी कितनी हो जाएगी, 200 और प्लस 150 हो जाएगा 350। इस तरीके से इसको हल करेंगे तो 10 सेकंड हमारा उत्तर निकल के आना चाहिए, लेकिन कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में कहीं पे नहीं लिखा गया है। तो क्या सारे ऑप्शन गलत है, तो हाँ बिल्कुल सारे ऑप्शन गलत हैं। तो लेकिन अगर एक बार जरा हम इसको चेक करते हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि ये समान दिशा की बात कर रहा हो। अगर ये समान दिशा की बात करता तो हम लिखते 350 बटे 25 में से 10 निकालेंगे कितना बचेगा, 15 बचेगा, 15 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 15 दूना 30, फिर उसके बाद 50 बचा, 15 तियाँ 45, फिर उसके बाद 50 बचेगा, 15 तियाँ 45, मतलब 23.33 करके आएगा, तब जाके ये सही होगा। लेकिन क्योंकि सवाल में तो अपोजिट कह रहा था ना, तो हम भैया कहेंगे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये बात यहाँ पे दोनों दूसरी ट्रेन उसकी ओर आ रही है। ठीक है, तो उसकी ओर आ रही है, तो ये भी हो सकता है कि सामने से आ रही है, अच्छा ये भी हो सकता है कि पीछे से आ रही है, पर भाई पीछे से आने का केस तो बहुत कम ही बन रहा है। ठीक है, पीछे से आने वाला केस तो भाई नहीं समझ में आ रहा है हमको, तो यही लग रहा है कि अपोजिट से ही आ रही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सारे ऑप्शन गलत हैं। वैसे अगर सेम डायरेक्शन में आ रही हैं तो 23.33 को हम आंसर मार्क करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है एक आदमी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन की ही दिशा में दौड़ रहा है, इधर ट्रेन दौड़ रही है उधर ये भी जा रहा है सेम डायरेक्शन में, और देखता है कि 240 मीटर लंबी ट्रेन उसे 30 सेकंड में पार करती है। उसी समय 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा से आती हुई 360 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगता है। देखिए पहली बात तो इसने कहा कि दूसरी दोनों ट्रेनों को पार करना है, हमें ये फोकस करना है कि हमें दोनों ट्रेनों को पार करवाना है। तो इसमें से एक ट्रेन की लंबाई तो 360 है, क्या दूसरी ट्रेन की लंबाई मालूम है क्या, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन की ही दिशा में दौड़ रहा है और देखता है कि 240 मीटर लंबी ट्रेन, बिल्कुल मालूम है 240 बटे, अब पता करना है कि क्या दोनों की स्पीड मालूम है क्या हमें। एक आदमी की स्पीड दिया गया है, ये ट्रेन की नहीं दिया गया है, और दूसरी ट्रेन की स्पीड मालूम है, बिल्कुल मालूम है। तो दूसरी की तो स्पीड मालूम है पर पहली वाले की स्पीड नहीं पता। अच्छा दूसरी की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में, हमने कहा मीटर पर सेकंड बदलते हैं, 18 छक 108, तो 5 छक्का 30 मतलब 30, प्लस अभी हमें पहले वाले का निकाल के यहाँ रखना है, आंसर आ जाएगा। देखिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है तो मीटर पर सेकंड में कितना होगा, 5 होगा। अच्छा 240 मीटर लंबी ट्रेन एक आदमी को पार कर रही है, मतलब अपनी लंबाई को पार कर रही है, तो हमने कहा 240। तो हमें जो है स्पीड निकालनी है पहले वाले ट्रेन की। देखिए यहाँ पे 3 से काट दीजिए इसको, 3 अट्ठे 24, 8 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन यहाँ पे हमको किस में रखना होगा, अच्छा मीटर प्रति सेकंड में तो बना लिया है ना इसको, बस ये 8 यहाँ रख देते हैं। इसको जरा हल करेंगे कितना आ जाएगा, ये हमारा 3 3 600, 600 बटे 38, 600 बटे 38। अब क्या करेंगे, देखो अब यहीं पे मेन रोल है कैसे हमको उत्तर मार्क करना है। आप एक बात समझिए, थोड़ा सा काटे क्या इसको, 19 दूना 8 19 हो जाएगा, यहाँ काटेंगे कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। अब देखिए 19 से कन्नम 19, 19 से कन्नम 19 कितना, अच्छा 19 कितना बचा, एक 19 कर दिया तो 11 बचा, 11 बचा, 110 हो गया। अब 19 का पहाड़ा पढ़िए कि भैया 110 से ज़्यादा ना होने पाए, 19 बचे 95, तो बहुत आगे चला जा रहा, 6 बार लगभग, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया हमको लगता है। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए जरा फिर से देखते हैं।
हमने यहाँ पर लिख लिया है पहली ट्रेन की लंबाई ये 240, दूसरी ट्रेन की लंबाई 360, दूसरी ट्रेन की स्पीड 30 मीटर प्रति सेकंड। पहली की जरा निकालते हैं फिर से, पहली की निकालते हैं फिर से, तो वो होगा 240 बटे 30, यहां से आ गया 3 8 24 8 मीटर प्रति सेकंड। हाँ पकड़ में आ गई गलती। देखिए जो ये 8 मीटर प्रति सेकंड आया है ना, ये रिलेटिव स्पीड है भैया, ये ट्रेन की स्पीड नहीं है, हमने ट्रेन की स्पीड रख दी थी। ये रिलेटिव स्पीड है, मतलब कि जब दोनों, एक आदमी 18 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रेन की ही दिशा में जा रहा था, मतलब जब सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, ट्रेन जा रही थी और आदमी जा रहा था, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, इधर लिखते हैं भैया, दिखेगा नहीं आपको। ये दोनों आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे, तो घटी हुई 8 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा एक बात बताइए, 18 किलोमीटर प्रति घंटा अगर है तो मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा, 5 मीटर प्रति सेकंड। हमने कहा आदमी की स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड है, रिलेटिव स्पीड 8 है, तो हमारी टोटल जो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे, 8 5 13, तो यहाँ हमें 13 रखना है। अब हल करते हैं, अब जरा हल करते हैं, पहले इसको छोटा कर देते हैं ना, ये थोड़ा सा आपको दिखने लगे, छोटा कर देते हैं, ठीक। अब देखिए, अब इसे हल कर देते हैं, हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 600 बटे में कितना आएगा, 43 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक बात, अगर 43 से इसको भाग करना, एक बार तो जाएगा ही जाएगा, एक बार चला गया, अब कितना बचा, 70, 170 बचा। कितनी बार में जाएगा, लगभग 4 3 12, 3 बार, 4 पंचे 20 ना पाई, 3 बार जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल को लगाएंगे। अब इसमें पूरा का पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस में गैप थोड़ा है, आप पहचान सकते हैं और उत्तर लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और ये हमारी क्लास का अंतिम सवाल है, और इस सवाल के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको रिलेटिव स्पीड से जुड़ा हुआ जितना भी डाउट है, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वो आपको आराम से क्लियर हो गए होंगे। और अगर थोड़ा भी डाउट बचा हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कुछ चीज़ें कम समझ में आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप प्रैक्टिस जरूर करें, क्वेश्चंस को लगाएं, ठीक है। आ जाइए इस सवाल में, कह रहा 2 ट्रेनें स्टेशन ए और बी एक साथ चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। मिलने के बाद उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में 16 घंटे और 25 घंटे लगते हैं। यदि पहली ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी। देखिए केस क्या है, पहले समझ लेते हैं। इधर ए इधर बी, कह रहा मिलने के बाद, तो मतलब मिलने के बाद ये इधर चले गए, मिलने के बाद ये इधर चले गए। इनका समय दे दिया 16 घंटा, इनका दे दिया 25 घंटा, इनका स्पीड भी दे दिया 50, मतलब पहले वाले की स्पीड, दूसरे की पूछ रहा। याद करो हमने क्या बताया कि भैया पहले वाले की चाल, थोड़ा सा फार्मूला लिख देते हैं ताकि आपको याद आ जाए फिर से। पहले वाले की चाल, ए की चाल बटे दूसरे की चाल बराबर √T2 दूसरे का समय बटे T1 होता है। पहले की चाल कितना है 50, तो 50 बटे दूसरे की चाल तो हमें निकालनी है बराबर T2 कितना है 25 है। अच्छा रूट में लिखेंगे 25 बटे 16, जो रूट से बाहर निकल के हो जाएगा 5 बटे 4। अभी 5 से 50 कटेगा तो 10 आएगा, तो बी का वैल्यू क्या भाई मेरे 4 आया कि नहीं, सॉरी 40 आया कि नहीं आया, 23 आ गया। और इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसी के साथ पूरे के पूरे 12 सवाल भी कर लिए, सारे कॉन्सेप्ट भी कर लिए, और मात्र 1 से समथिंग मिनट एक्स्ट्रा ही आपका लगा होगा। ऐसा वीडियो आपको पूरे YouTube में शायद ही मिले कि कम से कम टाइम में हम इतने अच्छे तरीके से सारा कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लें, सवाल भी कर लें। तो ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने के लिए और गणित को सीखने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।